नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो एक पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी में दिक्कत होता है। एक पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी में बहुत सारी हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, कुछ फिज़िकल होती हैं, कुछ मेंटल होती हैं, कुछ आपकी रूटीन होती हैं। तो अगर हम उन सारी चीज़ों को अगर हम कंसीडर कर लें, उन पे काम करना शुरू कर दें, तो पेशेंट की जो रिकवरी है वो फ़ास्ट होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है जिसका आपने ध्यान रखना है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। अक्सर हम पैरालिसिस पेशेंट में क्या देखते हैं कि पेशेंट मोटिवेटेड ही नहीं होता है। अब जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, इनके 2 हिस्से कर लो आप। एक वो जहाँ पर इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया या इमोशनल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिक है, वो चला गया है। पेशेंट या तो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है या फिर बच्चा पेशेंट जो है वो रोए जा रहा है या फिर वो बहुत गुस्सा करता है। उसे कुछ समझाते हैं, उसे समझ में नहीं आता। वो केस अलग है। मगर कुछ मैक्सिमम पेशेंट वो होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है कि क्या उसके साथ गलत हुआ, ये कौन है, सामने कौन बैठा है, कब हँसना है, कब रोना है। तो ऐसे पेशेंट में भी हम क्या देखते हैं कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, वो देखने को मिल जाता है कि पेशेंट का ठीक होने का मन ही नहीं है क्योंकि घर वालों ने रिश्तेदारों ने बोल दिया कि लगवा तो ठीक ही नहीं होता, इसमें तो आप कभी काम ही नहीं कर पाओगे। अब पेशेंट का माइंड कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारी ज़िम्मेवारी है, मेरे बच्चे छोटे हैं, इनको कौन पढ़ाएगा, इनको कौन लिखाएगा, इस मेरी बेटी है, इसकी शादी करनी है, मेरे परिवार को कौन देखेगा? तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में घूमना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उनके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे दोनों पे बहुत गहरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ना फैमिली को चाहिए कि वो पेशेंट की सपोर्ट बन के रहें। अब सपोर्ट बनने का मतलब ये है कि यू नो पेशेंट को बहुत डर है कि मेरी फैमिली मेरे से दूर हो जाएगी। तो पहले पेशेंट को ये यकीन दिलाना कि फैमिली कहीं नहीं जा रही, फैमिली आपके साथ खड़ी है, बट फैमिली आपसे ये चाहती है कि आप अपने लिए कुछ करो। अब पेशेंट जब इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको भी ये चाहिए कि ठीक है, आपको जो डर है अलग, वो अभी अब हकीकत में नहीं आया है। हकीकत क्या है कि आपको दिखते हैं, अगर हम उन दिक्कतों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो आपका डर है वो खत्म होता चला जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि हम अपनी बीमारी को समझें, बीमारी क्यों हुई, किस वजह से हुई, इसमें नुकसान क्या हुआ और इसे हमने रिकवर कैसे करना है। तो ये छोटा-सा अगर चीज़ अगर आप समझ जाते हो, तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि ओके ठीक है, मैं ठीक हो सकता हूँ। तो आपको किसी को भी पैरालिसिस होता है तो उसमें 80-90% जो कारण होता है वो है ब्रेन स्ट्रोक का। यानी ब्रेन के अंदर किसी टाइप की क्लॉट आया था या ब्रेन के अंदर किसी टाइप की नस फटी थी जिसकी वज़ह से ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान हो गया। अब ब्रेन का हिस्सा जो हाथ-पैर चलाता था, जो काम करता था वो नहीं कर पा रहा है जिसकी वज़ह से क्या हुआ कि पेशेंट को चलने, फिरने, बोलने-वोलने में दिक्कत आनी शुरू हुई। अब ब्रेन को आपने भरपाई करनी है, हाथ-पैर की नहीं। आपका सारा फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? ब्रेन पर होना चाहिए क्योंकि जहाँ पे नुकसान हुआ है। हाथ-पैर की तो कोई हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं फटा, बट फिर भी हमारा सारा का सारा फ़ोकस हाथ-पैर पे होता है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, मेरा पैर नहीं चल रहा। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं कर रहा जो मेरे हाथ-पैर को चलाता था, मुझे इसको ठीक करना है। अब ब्रेन जो है, एक जो ऑर्गन है उसके अंदर भी जब कोई चोट लगती है या नस फटती है, नुकसान होता है तो उसके बाद एक भरपाई का मैकेनिज़्म है। जैसे हमारी स्किन होती है, कटती है, भर जाती है, लीवर खराब होता है, ठीक हो जाता है। इसी तरह से ब्रेन के अंदर भी एक सुधार होने का मैकेनिज़्म है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये लीवर की तरह ये तो नहीं करता कि रीजनरेट कर देता है, पूरा ठीक कर देता है, बट काफ़ी हद तक भरपाई करने की कोशिश करता है। और मैक्सिमम पैरालिसिस पेशेंट ने इसको महसूस किया है बट पहचाना नहीं है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको पैरालिसिस हुआ था, तो पहले 4 घंटे में ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो गया, राइट? यही सुना था आपने? अब जो परमानेंट डैमेज हुआ था, उसकी वजह से आपका हाथ-पैर चलना बंद हो गया था, ठीक है? तरीके से ये कंडीशन आपकी लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए थी, बट पहले 6 महीने में आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में इतने सुधार हुए कि आपका चलना, उठना, बैठना कुछ हद तक संभव हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि जब ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो गया था, तो ये सुधार कहाँ से आया? शरीर ने ऐसा क्या किया कि वो जो आपका हाथ-पैर नहीं चल रहा था, वो थोड़ा बहुत चलने लग गया? तो उसके पीछे आंसर है न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले 6 महीने के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बिना मेडिसिन के, बिना कुछ किए काम करती है। तो पहले 6 महीने में किसी भी डॉक्टर की दवाई खाओगे, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, कोई भी एक्सरसाइज करोगे, किसी का भी हाथ लगेगा, कहने का मतलब ये है आपको आराम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेडिसिन तो हम खा रहे हैं बट बॉडी में भी तो सुधार हो रहा है ना। बॉडी अपने आप काम कर रही है, ब्रेन अपने आप सुधार करे जा रहा है, तो पहले 6 महीने में कोई दिक्कत नहीं होती सुधार आने में। सुधार पूरा नहीं होता 6 महीने में, तब दिक्कत होनी शुरू होती है कि पेशेंट की चलने की काबिलियत तो अभी आई नहीं थी।
बोलने की काबिलियत तो अभी आई नहीं थी और जो ब्रेन के अंदर सुधार हो रहा था, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही थी, वो हो गई बंद। अब अब एक्सरसाइज़ करो, अब आप मेडिसिन खाओ, अब कुछ भी कर लो, अब आपको सुधार नहीं दिखेगा मिलेगा, जब तक आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा रीस्टार्ट नहीं करते। आप खुद देखो कि कितने पेशेंट की वीडियोज़ मैं डालता हूँ, 10-10 साल, 12-12 साल, 5-5, 6-6 साल हो चुके होते हैं, इम्प्रूवमेंट ही नहीं होती। 19-20 की इम्प्रूवमेंट अलग बात, बट मेजर सुधार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी हो ही नहीं रही। पेशेंट को लगता है कि मैं जो मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं इससे ठीक हो जाऊँगा। मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आप कौन-सी मेडिसिन खा रहे हो? कहता है कि मैं एसीट्रोम ले रहा हूँ, मैं ये वाली मेडिसिन खा रहा हूँ। मैं पूछा ये करती क्या है? ये खून पतला करती है, ये मल्टीविटामिन है, ये अपनी आ रही प्रोबायोटिक है, ये विटामिन डी है। मैं कहा इससे कैसे आपके ब्रेन को आराम मिलेगा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर मैं उनके डॉक्टर से पूछूँगा तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि आपको ये जो मेडिसिन दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही होती है कि आपको ये दोबारा दिक्कत ना हो। अगर आप बीपी की मेडिसिन खा रहे हो, तो बीपी की मेडिसिन खा के ब्रेन में हुए नुकसान को तो भरपाई कर नहीं पाओगे। खून पतला के करने की दवाई खा रहे हो, तो इस खून पतला हो रहा है बट आपके दिमाग में जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई नहीं हो रही। और इसका रिज़ल्ट क्या देखने को मिलता है? पेशेंट को लग रहा है कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ बट उसे आराम मिल नहीं रहा होता। आप जो मेडिसिन खा रहे हो, एक बार वो पर्चा निकालो और खुद ब खुद उसको गूगल पे सर्च करके देखो कि कौन-सी मेडिसिन क्या काम करती है। आप खुद ब खुद रियलाइज़ करोगे कि ये मेडिसिन्स मुझको दोबारा से पैरालिसिस का शिकार होने से बचा रही है। ज़रूरी है, छोड़नी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ कि इसको आपने कंटिन्यू रखना है और लाइफ टाइम कंटिन्यू रखना है। चाहे आपकी दौरे की रोकने की मेडिसिन हो, चाहे आपकी बीपी की मेडिसिन हो, चाहे आपकी शुगर की मेडिसिन हो, चाहे आपकी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन हो, खून पतला करने की मेडिसिन है, फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेडिसिन आपको दोबारा पैरालिसिस होने से बचा के रखेगी क्योंकि एक बार पैरालिसिस होने के बाद दोबारा पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसको तो आपने कंटिन्यू करना है और मेरे हिसाब से लाइफ टाइम। मेडिसिन कम-ज़्यादा हो सकती है, ऑन एंड ऑफ हो सकती है, बट बंद नहीं हो सकती। ठीक है? अब अगर आप चाहते हो कि आपकी दोबारा से हाथ-पैर की चलाने की क्षमता, बोलने की क्षमता वापस आए, तो आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी को हर कीमत पे स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बिना काम किसी कीमत में नहीं बनने वाला, ये बात तो आपको पता लग गई। अब जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपके स्किन पे क्या है इस समय? न्यूरॉन सेल है, ये एक सेल है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा लग रहा है आपको, खुद सोचो कैसा लग रहा है आपको? इसके कुछ हाथ-पैर से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, उँगलियाँ सी नज़र आ रही हैं। अब जो आपके स्क्रीन पे एक छोटी-सी वीडियो चलेगी, इसको आप देखना। अब आपने देखा कि 2 सेल्स आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, है ना? आपस में मिल रहे हैं, पास में आ रहे हैं, ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर हम ब्रेन को चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे, तो इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को हमने ब्रेन के अंदर करना होता है। जो न्यूरॉन सेल मर गए हैं, वो मरे ही रहेंगे, बट जो अच्छे सेल हैं, वो ही वाला काम तो कर सकते हैं। अब ब्रेन में जब न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, तो ब्रेन अपने अंदर सुधार लेकर आता है, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़नी शुरू हो जाती है और यही पेशेंट को दोबारा ठीक करती है। और किस तरह से आराम लेकर आती है, ये देखो। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। और सर आपकी एज? 33। सर आपकी बीमारी क्या थी? हाई बीपी से ब्रेन हेमरेज हुआ है। अच्छा, कब से थी सर ये हो गया 15 मार्च 2024। 2024 से। और सर क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको इन सब ये सालों में? दिक्कत तो देख रहे हैं क्या है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी जी। हाथ का कोई मूवमेंट नहीं था। कोई नहीं मूवमेंट नहीं था। तो सर यहाँ से ट्रीटमेंट आप कब से ले रहे हैं? ये हम लिए हैं 2024 में नवंबर और दिसंबर 2 महीने का। 2 महीने का। तो आपको कोई फ़ायदा मिला? फ़ायदा है ये कि स्टिक लेके चलते थे, छोड़ दिए, ऐसे चलते हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे आपको आके कैसा लगा? अभी तक तो ठीक है। हमारा बिहेवियर, डॉक्टर का बिहेवियर वो बहुत अच्छा है। और कुछ बोलना चाहेंगे सर? अब ये दवा खाएंगे, देखे क्यों भी देखे आगे चले कैसा जर्नी चलता है तो बताएंगे आपको। थैंक यू सर। तो ये पैलिसिस के पेशेंट बहुत पुराने-पुराने थे। ये अभी रिसेंट के नहीं थे। पर इनमें आराम क्यों आया? क्योंकि इनके ब्रेन पे काम किया गया था। ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करने पे हमें ये रिजल्ट्स मिलते हैं जो मैंने अब देखो अभी दिखाए। आपको अपने को आपको मोटिवेट करना है कि ओके मुझे ठीक होना है। जब आपके माइंड में ये आ गया कि मुझे ठीक होना है और आप सब कुछ करने को तैयार हो, तो आप कॉल करना। उससे पहले कॉल मत करना। क्योंकि पेशेंट के पास इच्छा शक्ति नहीं है ना, तो काम करना बड़ा मुश्किल काम है। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान हमें और रखना पड़ता है, जैसे नींद का। अगर पेशेंट नींद बहुत कम ले रहा है,
2 घंटे 3 घंटे रात को सोता है या रात को 3-4 बार उसे उठना पड़ता है क्योंकि वो सोने से पहले बहुत सारी मेडिसिन खा रहा था या उसे प्रोस्टेट की दिक्कत थी, तो उन पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि पेशेंट में रिकवरी स्लो आती है। क्यों स्लो आती है? क्योंकि पेशेंट की जो नींद है वो पूरी नहीं होती। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी की कंज़म्पशन है, उसका तरीका बदल जाता है। दिन में हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने सारे अंगों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें टूट-फूट ज़्यादा होती है। जब हम रात को सोते हैं तो उसमें रिपेयर होती है। जैसे जिन लोग शहरों में मेट्रो चलती है ना? मेट्रो में ट्रैवल कभी किया हो, तो मेट्रो के ना एक डब्बे के ऊपर ना लिखा होता है ये कितने साल पहले डब्बा बना था। अब दिल्ली में जब मेट्रो शुरू हुई थी बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना जो वो पुराने-पुराने मेट्रो की ट्रेन थी वो अभी भी तक काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि हर रात को जब मेट्रो बंद होती है 11 से लेके सुबह 5 बजे तक उसमें क्या काम होता है? उसमें टूट-फूट, रिपेयर-वेपेयर, मेंटेनेंस वाला काम होता है। इसी तरह से आपके घर में गाड़ियाँ भी होती हैं। जो लोग अपने टाइम पे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं वो गाड़ियाँ लंबी चलती हैं, 10 साल चल जाएगी, 20 साल चल जाएगी। जो नहीं करवाते वो 5 साल में खटारा हो जाती है। ये शरीर भी वैसे ही है। इसको मेंटेनेंस चाहिए, रोज़ चाहिए। कब मिलेगा? सोकर मिलेगा। क्या करना है आपने? अच्छे से सोना है। तो अगर आप 8-9 घंटे की नींद अच्छे से ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में मेंटेनेंस अच्छी होगी। आपकी जो रिकवरी है वो अच्छी होगी। अगर आपकी नींद कम आ रही है, तो दिक्कत है। इसी तरह से अगर पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, वो पूरा दिन सोए जा रहा है, तो वहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वहाँ दिक्कत क्या हो रही है। पेशेंट की या तो मेडिसिन कुछ ऐसी है जो कि पेशेंट को नशा बना रहता है या पेशेंट की बॉडी में इतनी वीकनेस है कि उसे उठा नहीं जाता, वो बेचारा वो सोता रहता है। दिन में सो रहा है, रात को जाग रहा है, ये भी गलत है। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और उस पे काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पेशेंट जो गलती करता है, वो है अपने खान-पीन में। अगर आपके खाने-पीने में ताकतवर चीज़ें नहीं हैं, आप उबला हुआ खाना खा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, घिया और टिंडा खा रहे हैं कि इससे मैं ठीक हो जाऊँगा, ये या फिर आपके फैमिली वाले आपको मेमोरी दे रहे हैं, उसमें प्रोटीन नहीं है, दालें नहीं हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं, वेजिटेबल्स नहीं हैं, लिमिटेड वेजिटेबल्स हैं, घिया, तोरी, टिंडा खा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट में भी रिकवरी नहीं देखने को मिलती। क्योंकि घिया, तोरी, टिंडा में जो है, वो तो मिल जाएगा, जो नहीं है, वो नहीं मिलेगा। आपको अपनी बॉडी को प्रोटीन रिच, विटामिन रिच, अमीनो एसिड रिच खाना देना पड़ता है कि जो आपके ब्रेन में जाए और ब्रेन को रिकवरी करने में मदद करे। अगर आपके खाने-पीने में किसी भी टाइप की कमी है, विटामिन डी की कमी है, बी12 की कमी है, बी6 की कमी है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो रिकवरी स्लो कर देगा। तो यहाँ पर आपको अपने खाने को रिच बना के ज़रूरी है। अगर खाने-पीने में कोई कमी रहेगी या विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं, विटामिन डी कम आ रहा है, तो सप्लीमेंट से पूरा करने की ज़रूरत है। खाने के अंदर दूध की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है। बादाम, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स जो शरीर को ताकत दे देते हैं, उनको करने की ज़रूरत है। खाने में मशरूम ऐड करने की ज़रूरत है। जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, उसके उनके लिए चिकन है, फिश है, सूप खाना नहीं, तल के नहीं खाना है उसको। आपने सूप फॉर्म में उसको इनटेक करना है, रोज़ नहीं करना है, हफ्ते में 2-3 बार आपने कर लिया। दूध आपने पीना भी पीना है क्योंकि वो एक तरह से कंप्लीट फूड होता है। एग्स है, उसको डेली बेसिस पे आपने ऐड कर लिया, एग व्हाइट आपने ले लिया। तो ये जब आप चीज़ें करनी शुरू करोगे तो बॉडी में आपको ताकत महसूस होगी। जब ताकत महसूस होगी तो भी तो आप एक्सरसाइज़ कर पाओगे। अब आपको ताकत शरीर में महसूस हो नहीं रही, फिज़ियोथेरेपिस्ट आ रहा है, ये फैमिली वाले कह रहे हैं कि चल के दिखाओ जी, एक्सरसाइज़ करो जी, जब मेरा शरीर उठ ही नहीं रहा तो कैसे होगा? तो पहले आपको अपने शरीर के अंदर ताकत भरनी है, उस ताकत को निकाल देना है आपने एक्सरसाइज़ करके। जब आपने एक्सरसाइज़ कर ली, थक गए हो, तो सो जाओगे, नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी लगेगी, शरीर भी खुलना शुरू हो जाएगा, शरीर में हीट हो रही होगी, जो आपकी अकड़न है, भारीपन है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। बट आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पूरा दिन बिस्तर पे लेट के, कुर्सी पे बैठ के अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उठ के खड़ा होऊँगा और मैं चल दूँगा, नहीं होने वाला। चलते-चलते ठीक हो जाओगे, बट बैठे-बैठे और बैठते चले जाओगे। तो जो चीज़ आप करोगे, उसमें सुधार होगा। बैठते हुए बैठना ज़्यादा परमानेंट हो जाएगा। चलते हुए चलना शुरू हो जाएगा। इस बात को गाँठ बाँध लो, दिमाग में डाल लो और इस पे काम करना शुरू कर दो। तो ये कुछ गलतियाँ थी, सिर्फ़ कुछ, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो पेशेंट करते हैं। ये कुछ गलतियाँ थी जो इस वीडियो को देखने वाले पेशेंट आज से ना करें। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, आप शेया से ही डॉक्टर्स की पूरी टीम है, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी यहाँ से निकलने में। और आपने टेस्टिमोनियल देख ही लिए हैं, पेशेंट किस तरह से ठीक होते हैं, फिर भी कोई भी डाउट हो मोस्ट वेलकम। इसी के साथ धन्यवाद।